Hello students, so welcome back. So in this video I am going to explain to you about the reasons that why we need the various instruments and why we need the control. So basically in this video I am going to explain you that why we need to measure a certain parameters and why we need to control in a typical chemical plant or rather in any industry. Okay students, so before going through these things we must understand basically what do we understand by a chemical plant. So basically a chemical plant is an arrangement of processing units, reactors, heat exchangers, absorption, distillation, etc. in a systematic order so that we get our desired products. So friends, so chemical plants में क्या होता है कि basically we arrange various unit operations and unit processes in a certain sequence. मतलब कोई sequence में हम arrange कर देते हैं at a certain levels so that हमारा raw material और desired product हमारा form हो सके. Sorry. Okay. So and also our process should be highly efficient and economical. By highly efficient I mean that कि मतलब कि हमारा ऐसा तरीका से हम यूज़ करें जिससे कि हम मिनिमम रॉ मटेरियल यूज़ करें और मिनिमम एनर्जी यूज़ करें और जिससे और एट द सेम टाइम हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके. ओके, सो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है ये बहुत सारे यूनिट्स हो सकती है जो हम लोग बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हीट एक्सचेंजर, इवापोरेटर्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं. और रिएक्टर्स, अलग अलग तरह के रिएक्टर्स, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, कंटिन्यूस स्टेट टैक रिएक्टर और वेरियस मास ट्रांसफ़र के ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल गैस एब्सॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन. सो बेसिकली इसका कुछ सीक्वेंस पे हम अरेंज करते हैं. ओके, तो काइंडली focus on this figure, this diagram. So this diagram explains कि मतलब कि ये जो क्रूड ऑयल से हमारा वेरियस जो फ्यूल्स बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती है. तो इस पे हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कुछ एविएशन पिक के फ्यूल, कुछ नॉर्मल पेट्रोल फ्यूल, कुछ डीजल और भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. और हमारा रॉ मटेरियल बेसिकली जो हमारा क्रूड ऑयल है, इस डायग्राम पे बेसिकली शो किया है कि जो हमारे डायनासोर्स जो हुआ करते थे वो उनके डेथ होने के वजह से विथ टाइम या वो उसका कन्वर्जन क्रूड ऑयल पे हो चुका है और उसे यूज़ करके हम कुछ मास ट्रांसफ़र का जो डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं और वेरियस और छोटे मोटे रिएक्टर्स और कुछ यूनिट ऑपरेशंस प्रोसेसेस करके हमारा प्रोडक्ट्स बनता है. तो इसमें हमें एक पॉइंट मिलता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स नॉर्मली एक केमिकल प्लांट में, और इसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसे हम इस सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे. वो है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकें, कैसे हम मैनेज कर सकें हमारा प्रोसेस को. और उसको मैनेज करने के लिए हमें उस बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें नापना पड़ेगा, यानी कि हमें उसको मेजर करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाई वी नीड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन आवर केमिकल प्लांट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि सेफ्टी, मतलब वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉई एंड द नियर बाई एरियाज़, नेबरिंग एरियाज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि सेफ्टी में यानी कि जब एक्सप्लोजन्स हो जाती हैं और किसी गैस के लीकेज हो जाती है तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है. तो ये चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसे कंट्रोल करके हमें रखना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे किसी भी इक्विपमेंट्स के एक लिमिट्स रहती हैं, कुछ टेम्परेचर, प्रेशर का. अगर उस टेम्परेचर के आप अबव ले जाते हो उस मटेरियल को तो वहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कुछ वेसल है. अब इस वेसल का अगर जो भी मटेरियल है ये उस टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, मतलब झेल नहीं सकता है, तो ये एक्सप्लोड कर सकता है. फिर उस एक्सप्लोजन के वजह से काफ़ी
काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. ओके, सो these are the things about the safety. और भी वेरियस पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है. एंड देन आफ्टर सेफ्टी देर इज सेकेंड थिंग, दैट इज़ द product specification, which means that plants should produce a desired quantity and with certain quality parameters. इसका मतलब है कि एक केमिकल प्लांट में टिपिकली एक सर्टेन लेवल का हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है. जनरली एक से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एक टिपिकल केमिकल प्लांट पे, और उसके कुछ क्वांटिटी हमें डिज़ायर होना पड़ सकता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल शो किया कि कुछ जो टिपिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है वहाँ पे काफ़ी पेट्रोल डीजल वगैरह रहती है. अब हमें इतना एनफ फ्यूल बनाना होगा एक रिफाइनरी में, जिससे कि मतलब जो है कि एनफ पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए हम सप्लाई कर सके या एक सर्टेन रीजन पे हम सप्लाई कर सके. तो इसलिए हमें डिज़ायर्ड क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, और एट द सेम टाइम सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए. किस टाइप ऑफ क्वालिटी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक जो पेट्रोल फ्यूल होता है उसका स्पेसिफिकेशन यू कैन सी इन दिस फिगर. आई हैव टेकन दिस फ्रॉम इंडियन ऑयल वेबसाइट. ओके, सो यू कैन सी कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमें फुलफ़िल करने पड़ते हैं, रादर क्वालिटी पैरामीटर्स. उसका ऑक्टेन नंबर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके डिस्टिलेशन, तो ये सारे पैरामीटर्स हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तभी हम उस फ्यूल को हम सेल कर सकते हैं. अगर हम इस क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं, देन वी आर नॉट लीगली बाउंड टू सप्लाई दिस फ्यूल टू द मार्केट. देयरफॉर वी शुड satisfy certain quality levels before sending it to the market. So that's why also we need the control. Okay, let me take to the next slide. And the third thing is environment regulations. So what are these environmental regulation? It refers to mandatory central or state government laws pertaining to environment that industry must maintain, or else legal action may occur. इसका मतलब है कि हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी लॉज वगैरह रखी हैं जिससे कि हम लीगली बाउंड हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ पे सारे जो लॉज हैं वो फुलफ़िल हो सके. ये रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स हो सकती हैं, या साउंड लेवल्स मेंटेन करके एक सर्टेन रीजन पे हमें रखना पड़ता है. तो ये सारे लॉज, कुछ लॉज मैं यहाँ शो किया हुआ हूँ, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ऑफ पॉल्यूशन एंड एक्ट 1981, वाटर के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एंड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द हज़ार्ड वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन. सो बहुत सारे एक्ट्स है जो कि हम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम लाते रहती है. तो ये सब वी आर लीगली बाउंड, ध्यान रखना है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स. अब बाय ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट आई मीन कि हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, मे बी आवर हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स लाइक हीट एक्सचेंजर्स, or maybe mass transfer equipments like our absorption column, our distillation column, extraction column, and whatever, and maybe we are using the pumps and etc. So these things all have certain operational constraints. by operational constraint का मतलब है जैसे एक पम्प्स है, कभी कभी ऐसा अगर हमारा फ्लूइड विस्कस है या नहीं है, या मतलब विस्कोसिटी की लिमिट कितनी है, कम विस्कोसिटी है, ज़्यादा विस्कोसिटी, या अकॉर्डिंग टू आवर विस्कोसिटी हमें पता चलेगा. तो क्या हम वो पंप को, इस फ्लूइड को पंप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो कितने फ्लो रेट तक वो पंप अलाउ करता है. ये सब कहते हैं हम ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट, जो कि एक सर्टेन इक्विपमेंट्स पे रहता है. अगर हम एक मास ट्रांसफ़र कॉलम यूज़ कर रहे हैं, मे बी हम यूज़ करें एक गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एक गैस का किसी लिक्विड के साथ. ओके, तो इस केसेस में जो इक्विपमेंट का जो मटेरियल है,
ये बताएगा कि कितना टेम्परेचर पे और कितने प्रेशर पे हमारा कोई बिना दिक्कत हुए हमारा एक अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा. तो दीज आर द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विपमेंट्स एंड इट्स design and its material of construction. So these things should be kept in mind. And the next and the last thing is the economics. That is the utilization of raw materials and energy in such a way that we earn maximum profit. तो मतलब after all we are running a profit making industry, or rather we should have certain profit in our plant so that ज़्यादा एम्प्लॉय को अच्छे से अच्छे सैलरी मिल सके और कंपनी का ग्रोथ हो सके. तो इसलिए हमें रॉ मटेरियल्स को अच्छे से यूज़ करना है, मतलब इन सच अ वे यूज़ करना है कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो और इन सच अ वे हो कि कोई एनर्जी भी कंजम्पशन एज लो एज पॉसिबल हो, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. सो दीज 5 आर द पॉइंट्स, सम पॉइंट्स दैट वाई वी नीड आवर कंट्रोल. Let me revise once. First thing is the safety. Second is the product specification, what kind of product we want. The third is the environmental regulation, that is according to the state and government, central government laws. And the next is the operational constraint, which depends on the equipments and its material and its design. And the next is the economics, so that in such a way we use our processes so that we earn maximum profit. Okay. And the next thing is the general classes of control. So what do you mean by this general classes of control? So basically there are 3 subdivisions of classes of control. Means actually the way we use control can be of 3 forms. That is that to suppress the influence of external disturbances, and the second is to ensure the stability of a chemical process, optimizing the performance of a chemical process. So these 3 are the things. Okay, now I will explain to you one by one these 3 things. What is the first? So first let me show you what do you mean by suppressing the influence of external disturbances. Okay, by suppressing the influence of external disturbance का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे ये हमारा प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं स्टिर्ड टैंक हीटर. स्टिर्ड टैंक So this is basically the stirred tank heater. So this stirred tank heater, what happens ki our process, in this is the process in which this is the heater, we are heating with the help of steam, and then we can see ki here there is the some fluid is coming, rather say water is coming, and यहाँ पे हमारा outflow हो रहा है. Okay, so this is the outflow and this is the inflow. Let me delete it so that okay, let me zoom out. Okay, so this is our stirred tank heater. This is our fluid where it is coming, and this is our process which is the stirred tank heater. यहाँ पे हमारा स्टीम आ रहा है और यहाँ पे हमारा हीटिंग हो रहा है और इसके बाद कुछ फ्लूइड का आउटफ्लो हो रहा है. ओके, सो इन दिस प्रोसेस वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर सर्टेन टेम्परेचर. हमें कोई टेम्परेचर का एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमें इस प्रोसेस को और मेंटेन करना है. क्यों? बिकॉज उस
उस टेम्परेचर पे मे बी हमारा प्रोसेस मच मोर एफिशिएंट होता है, मे बी कुछ ज़्यादा ही अच्छे कुछ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। ओके, सो इस मेजर को हमें इसमें क्या देखना पड़ता है कि अगर ये स्टर टैंक हीटर है और अगर ये इसमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि इस फ्लूइड का टीआई का टेम्परेचर मे बी ज़्यादा ही हॉट आ रही है फ्लूइड, और हमें मे बी टेम्परेचर कम रखना है एज़ कम्पेयर टू आवर सर्टेन लेवल्स। तो उस केसेस में क्या करना होगा, इस स्टीम का फ्लो रेट हमें उस केसेस में कम करना पड़ेगा ताकि कम स्टीम फ्लो करे, और कम स्टीम फ्लो करने से क्या होगा कि हमारा कम हीटिंग होगा। तो इस केसेस को हमें क्या करते हैं, सप्रेसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। इस केसेस में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुआ जो हमारा फ्लूइड, ये अगर ज़्यादा ही कोल्ड फ्लूइड आ रहा है या ज़्यादा ही हॉट फ्लूइड आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आवर जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम लगा देंगे। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंट्रोल। सो कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, लुक सी देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, एक थर्मोकपल लगाया। थर्मोकपल क्या है, इज इज नथिंग की सिंपल जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो कि टेम्परेचर मेजर करेगा। तो ये थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर किया। देन ये हमारा एक कंट्रोलर होता है, और ये एक है इसे हम कहते हैं कंपेरेटर, जो कि कंपेयर करता है कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना टेम्परेचर मेजर हुआ है। तो ये टीएस है, टीएस शो करता है कि हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है। सपोज़ कि हमारा प्रोसेस को 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और यहाँ थर्मोकपल मेजर करता है कि भाई हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये एरर कैलकुलेट करता है। एरर कैसे कैलकुलेट करेगा, और टी एस माइनस टी, तो ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो ये इस केस में क्या डिटेक्ट करेगा कि 40 माइनस 30 यानी कि 10, तो इसने एरर कैलकुलेट किया। तो इसके लिए क्या होगा, फिर ये कंट्रोलर को सेंड कर देगा। अब कंट्रोलर इज़ लाइक द ब्रेन, जो इस प्रोसेस कंट्रोल का ब्रेन है। अब ब्रेन क्या करता है, वो बताएगा कि भाई इस केसेस में हमारा टेम्परेचर जो हमारा सिस्टम का है, इस सिस्टम का ये काफ़ी कोल्ड है, तो इस केसेस में हमें चाहिए 40 डिग्री। तो इस केसेस में ये फाइनल कंट्रोल एक्शन देगा, इसे हम कहेंगे फाइनल कंट्रोल। तो दिस फाइनल कंट्रोल इसे ये क्या करेगा कि ये वाल्व को ज़्यादा ओपन अप कर देगा, जिससे कि मोर ऑफ द स्टीम एंटर हो, और जिससे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाए। और ये तब तक बढ़ते रहेगा जब तक कि टेम्परेचर 40 नहीं पहुंच जाता। और किसी भी केसेस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही हाई होता है तो ऑब्वियसली वो इस फाइनल कंट्रोल एक्शन में इसकी फ्लो रेट, स्टीम की फ्लो रेट कम कर देगा। ओके, then the next thing is next thing as I told you is ensuring the stability of a chemical process। तो स्टेबिलिटी पता करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल। सो इन दिस फिगर यू कैन सी कि मतलब एक स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल है जस्ट सिंपली। तो स्टेबल सिस्टम का मीनिंग है कि अगर एक वेरिएबल को आप डिस्टर्ब करते हो, तो आफ्टर सम टाइम, जैसे ये इनिशियल टाइम था उसमें डिस्टर्ब किया तो उसमें वैल्यू चेंज हुई, पर आफ्टर सर्टेन टाइम वो एक स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा, यानी कि अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और जो अनस्टेबल सिस्टम का पहचान है कि वो एक बार डिस्टर्ब हुआ फिर वो अपने लिमिट पे नहीं आता है जो ओरिजिनल है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल। अब दिस स्टेबल और अनस्टेबल का हम यूज़ करने के हम देखते हैं कि कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस को हम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंट्रोल। ओके सॉरी। सो इन दिस फ्लो डायग्राम ये CSTR है जिसमें कि एक कूलिंग जैकेट है, मतलब एक सिंपल कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर है, इसमें कूलिंग जैकेट है, यानी कि ऑब्वियसली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तो हमें उसका टेम्परेचर का कम करना रिक्वायर्ड रहता है अकॉर्डिंग टू, सो डैट कि हमारा प्रोसेस मच मोर एफिशिएंट हो जाए। ओके,
अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें एक्चुअल क्या हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स आ रही होंगी। सपोज़ करियो कि ए रिएक्टेंट है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ हम ए एज अ रिएक्टेंट हम इन करवा रहे हैं, और यहाँ से हमारा मे बी प्रोडक्ट यानी कि बी फॉर्म होगा, और कुछ अनकन्वर्टेड ए एज इट इज़ चल जाएगा। और सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कुछ कूलेंट फ्लो करवा देते हैं इस जैकेट के। यहाँ से कूलेंट फ्लो करती है हमारी, फिर यहाँ से एग्जिट कर जाती है कूलेंट, तो कूलेंट इन, यहाँ से कूलेंट आउट हो जाता है। ओके, सो ये था एक फ्लो चार्ट। अब इस केसेस में अगर हमारा सिस्टम क्या डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर हाई है, दो जैसे कि मैंने प्रीवियस फ्लो डायग्राम पे शो किया, तो वो उस केसेस में क्या करेगा कि वो कूलेंट का फ्लो रेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा और हमारा प्रोसेस कोल्ड हो जाएगा। सॉरी, कोल्ड नहीं, मतलब कोई भी जो भी टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है, जो कि कैलकुलेशन से पाया जाता है, तो उस टेम्परेचर पे हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो let me please focus in this diagram, students. So this is the curve between heat by time and this is the temperature. So इसमें दो फॉर्म के कर्व्स होते हैं। So एक है ये सिग्मोइडल कर्व है, जो कि ये है, ये सिग्मा फॉर्म का कुछ एस जैसा कुछ कर्व है। ये वो कर्व है जो कि शो करता है कि ये कैसे हमारा हीट जो जनरेट हो रहा है, हीट जनरेटेड, ये कर्व शो करता है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड मच मोर क्लियरली। ओके, सो ये था, ये ग्रीन कलर शो कर रहा है कि हीट कितना जनरेट हो रहा है, और जो हीट हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलिंग जैकेट, तो उसका कर्व ये रहा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू आवर प्रोसेस जो हमारा हीट जनरेट होता है वो कुछ इस टाइप का फंक्शंस जो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस पाया गया है। सो ऐसा रहता है। तो जो ये ब्लू पार्ट है ये शो करता है कि हमारा कितना, कैसे कूलेंट कितना टेम्परेचर फॉलो कर रहा है, ये शो करेगा कूलेंट का, और ये हीट जनरेटेड शो कर रहा है। तो इस पर आप देख सकते हो कि इसमें 3 स्टेडी स्टेट प्रोसेस है, एक है P1, एक है P2, एक है P3। तो जो ये P1, P2, P3 ये 3 स्टेडी स्टेट्स है। इस पर आप देखोगे कि इक्वल जितना हीट हमारा सिस्टम बनाया उतना ही हीट हमारा जनरेट हुआ, तो उतना ही हमारा रिमूव हो गया। तो ये था, ये चीज़ें थी कुछ। ओके, तो और क्या चीज़ फोकस करना है कि जो ये अगर हम ये P1, P2 एंड P3 ये तीनों स्टेडी स्टेट है, और ये P1 एंड P3 ये स्टेबल है, और P2 है ये अनस्टेबल है। तो अब देखो, ये सिंस ये अनस्टेबल है और ये सारे ये P3 एंड P1 स्टेबल है, तो इसमें हमें क्यों वाई P1 एंड P3 आर स्टेबल स्टेडी स्टेट? क्योंकि जब भी हम P1 पे हमारा टेम्परेचर रखेंगे तो उसमें हमारा जो हम टेम्परेचर इवन चेंज भी कर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट विल रीच इट्स ओरिजिनल स्टेट, डेट इज़ P1 स्टेट। और वही सेम चीज़ जब हम P3 पे हमारा सिस्टम रहेगा तो हमारा T3 टेम्परेचर T3 पे रहेगा। इस पे तो हम नोटिस करेंगे कि आफ्टर सम चेंज ऑल्सो आवर सिस्टम विल रीच एट दैट पॉइंट। बट जब हम P2 पे रखेंगे हमारा सिस्टम, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा प्रोसेस इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है, इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अपना नॉर्मल स्टेट नहीं रीच कर पा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन अनस्टेबल। ओके, जब ये अनस्टेबल स्टेडी स्टेट पे होगा, इसका मतलब है कि वो दोनों साइड ऑफ द कर्व शिफ्ट कर सकता है। ओके, तो even though P2 is the unstable steady state point, but then also we are required to operate our this chemical reactor in this range. Why?
बिकॉज जब भी हम P1 के आसपास हम मेंटेन करेंगे तो P1 के आसपास मेंटेन करेंगे, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम है, तो इस केसेस में ज़्यादा हीट निकलेंगे भी नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा रिएक्टर काफ़ी कम प्रोडक्ट देगा। और जब हम P3 पे रखेंगे हमारा टेम्परेचर्स पे, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारा सिस्टम ज़्यादा ही हॉट हो चुका है और इस वजह से कुछ अनवांटेड एक्सप्लोजन्स और कुछ हमारा प्रोडक्टिविटी भी लूज़ करेगा। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस पे जब हम इस बीच का पॉइंट जो कि हम ऑप्टिमम लेवल्स कह सकते हैं, तो इस पे हम मेंटेन करेंगे तो हमारा हीट भी ठीक ठाक मैनेज हो जाएगा और एट द सेम टाइम हमारा प्रोडक्ट भी गुड क्वालिटी का सर्टेन पैरामीटर्स का बन सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो ओके, so I hope you have understood the stability of chemical process, and the last part in this general process of control is the optimizing the chemical process. हाँ, तो suppose again take an example of CSTR. ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टीम इन हो रहा है और हमारा स्टीम का जो कंडेंसेट है यानी कि वेस्ट वो निकल रहा है और ये कंट्रोलर है। ओके, सॉरी। सो इस केसेस को ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि सपोज वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर प्रोसेस इन सच अ वे कि वी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या कैलकुलेशंस करेंगे जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द कि जो प्रोडक्ट, सपोज करिए कि ये रिएक्शन है, इसमें सीरीज़ रिएक्शन है, इसमें हमारा बी जो पार्ट है ए गिव्स बी से सी जा रहा है, तो ये हमारा बी जो है ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड। ओके, जब डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है तो इसका जो कॉस्ट होगा, जो भी इसका कॉस्ट इसका जो बी सेल करके जो प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी, जो भी बी बेचने का जो भी प्राइस है। अब इस प्रोसेस में हम क्या यूज़ करें, स्टीम। तो बेसिकली स्टीम का कुछ कॉस्ट होगा, मे बी हम स्टीम खरीद रहे हैं दूसरे प्लांट से, या मे बी हम स्टीम को बना रहे हैं अपने प्लांट पे। अगर हम अपने प्लांट में भी बनाएं या खरीदें, कोई भी केसेस हो, हमें अगर स्टीम का मिनिमम यूज़ करें जिससे कि हमारा प्रोसेस भी कल चल सके, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए हमें दिस कॉस्ट ऑफ द स्टीम को माइनस करना पड़ता है। ओके, और प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए, मतलब ए जो हमारा रिएक्टेंट था उसको परचेज करने का। तो बेसिकली हम इसमें कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ बाय सेलिंग ऑफ बी प्रोडक्ट माइनस स्टीम का कॉस्ट, एंड द थर्ड इज़ द कॉस्ट ऑफ ए। तो ये इसे एक फंक्शंस वगैरह बन जाती हैं। तो इसको कैलकुलेशन हम कंप्यूटर्स के द्वारा कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन द्वारा करते हैं, इससे हम ऑप्टिमम लेवल्स पा सकते हैं स्टीम फ्लो रेट का, कितना स्टीम फ्लो रेट रखना है, कितना हमारा ये रिएक्टेंट होना चाहिए अमाउंट, ये सब सारे कैलकुलेशंस हम हमारा कंप्यूटर्स के द्वारा हम करते हैं ताकि हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो सके, यानी कि बेस्ट पैरामीटर्स। दिस ऑप्टिमाइजिंग पॉइंट इज़ वेरी मच फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केमिकल। ऑप्टिमम का मतलब है कि बेस्ट पॉइंट। ओके, so these are some general classes of control. Okay, the next come to the hardware elements of a control system. Okay, so what are the hardware elements of control system? मतलब कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम में चीज़ें होती है। तो पहला है क्या, केमिकल प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट इज़ की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स, द थर्ड इज़ द ट्रांसड्यूसर, the fourth is the transmission lines, and the fifth is the controller, sixth is the final control element, and the next is the recording element. अब ये सातों पैरामीटर्स को समझने के लिए let me show you a proper diagram. So this is the proper diagram to explain you these things. So इस केसेस पे आप देख सकते हो कुछ इक्विपमेंट है, कुछ प्रोसेस हो रही है। मे बी यहाँ कुछ रिएक्टर हो सकता है, या इसमें हमें कुछ वेरिएबल है जैसे कि हाइट, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर मेजर हो रहा है। हाइट मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसका नाम है डिफरेंशियल प्रेशर सेल, और
टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं थर्मोकपल। ओके, देन उसका कंट्रोलर भी है। तो जो हमारा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, वो ये है सेंटर पे, ये हमारा केमिकल प्रोसेस हो जो प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद मैंने बताया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हुआ इस केसेस में टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोकपल, और एक है जो कि हाइट मेजर करने के लिए हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेल। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स बाई आई मीन कि मतलब जो भी चीज़ कंपेयर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कितना डिज़ायर्ड सेट पॉइंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपका ट्रांसड्यूसर्स में आ जाती हैं। एंड दिस इज़ द ट्रांसमिशन लाइंस, जो भी वायरिंग वगैरह होती है वो ट्रांसमिशन लाइंस को हम शो करते हैं। ओके, एंड देन इज़ द कंट्रोलर, एंड एट द लास्ट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर्स जो मैंने पहले दिखाया था कि जो एरर वगैरह मेजर करता है, ट्रांसड्यूसर्स या कंपैरेटर्स कुछ भी हम कह सकते हैं। तो लेट मी फर्स्ट डिलीट दिस फॉर गेटिंग कंफ्यूजिंग। ओके, सो इस प्रोसेस पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोलर क्या कर रही है, बेसिकली इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ये डिटेक्ट कर रहा है कि मतलब क्या हमें इस केसेस में टेम्परेचर के लिए क्या हमें वाल्व को और ज़्यादा ओपन करना है या कम ओपन करना है। तो ये इट इज़ लाइक अ ब्रेन, ये बता रहा है कि करे क्या, करे तो करे क्या। और ये फाइनल कंट्रोल एक्शन है, यानी कि कंट्रोल वाल्व ये एक्चुअल फिजिकली मूवमेंट कर रहा है हमारा वाल्व का, जिससे कि फ्लो रेट इंक्रीज़ हो सके या डिक्रीज़ हो सके। ये था। और सेम एग्जांपल आप देख सकते हो हाइट के लिए हम में भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़, इस केस में डिफरेंशियल प्रेशर सेल यूज़ हो रहा है, और उस केसेस में अगेन एक कंट्रोलर है जो कि ये कंपैरेटर बता रहा है कि हमें कितना हाइट चाहिए, और वो एक्चुअल डिसाइड कर रहा है कंट्रोलर कि क्या हमें इस केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट के लिए हमें क्या इसको ओपन करना है वाल्व कि क्लोज करना है। जैसे कि अगर हाइट आपका मान लो कि यहाँ से ओवरफ्लो होने वाला है, तो डिटेक्ट करता है कि हाइट आपको ओवरफ्लो करना है, तो इस केसेस में मोर ऑफ द फ्लूइड ये वाल्व को ओपन कर देगा और हमारा सारा फ्लूइड नीचे निकल जाएगा। और अगर डिटेक्ट करता है कि अगर कोई भी लेवल वैसा नहीं है, तो उसको एज इट इज़ उसको भरने देगा। डेट डिपेंड्स अपॉन दिस आवर सेट पॉइंट HS. Okay, so I hope you might have understood all these things, like hardware elements of a control system, which has, and at the last is the 7 recording element, that is to record, मतलब सेव करके डेटा को सिस्टम पे सेव कर लेगा और हम बाद में उस डेटा को देख सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इस केसेस में। So friends, I hope you have understood these things. So basically I explained to you about the various classes of control. Suppress the influence of external disturbance. Second is to ensure the stability of a process, and the third is the optimizing the performance of a chemical process. And at last I have explained you the various elements that are used in our control system. I hope you have understood this video, this lecture, and if you have any doubt, then please free to ask. Thank you.